हाँ जी, अब ड्यूरिंग क्लास की बात करनी है आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने बात करनी होगी तो मुझे रोक लीजिएगा, ठीक है? मैं रुक जाऊंगा, फिर आप लोग बात कर लीजिएगा, जब बात हो जाएगी फिर मैं दोबारा शुरू करूंगा। मतलब ड्यूरिंग क्लास आप लोगों ने बात की है। जी ये मैंने एक सी पैनल खोला हुआ है, ठीक है? क्लाइंट का जो इस होस्टिंग में इनकी वेबसाइट अपलोड हुई है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमसे रिलेटेड हैं। उनमें से आज सिर्फ हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारी वेबसाइट कहाँ पड़ी हुई है। अगर मैं इस वेबसाइट को लोकली डाउनलोड करके इस पर कुछ काम करना चाह रहा हूँ, एडिटिंग करनी है, तो आप बेहतर होता है कि आप इसको लोकल डाउनलोड कर लें, ठीक है ना? लोकल डाउनलोड करने का क्या मतलब होता है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट को अपने सिस्टम पर ले आएँ और जो भी उसमें चेंजेस करेंगे आप उसको बाद में उस पर अपलोड करते हैं। जी, इसको खोलने का तरीका ये है कि आप वेबसाइट का नाम लिखें और उसके बाद लिखते हैं /cPanel, ठीक है? /cPanel। उसके बाद वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। जब आपने होस्टिंग बाय की होगी उस वक्त आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा जिसके थ्रू आपने यहाँ पे एक्सेस करना है, ठीक है? तो ये मैंने पहले से खोल लिया क्योंकि इसको तो हमने डिस्कस नहीं कर रहे थे ना। हमने सिर्फ क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पर आना, आपने वेबसाइट का नाम लिखते हैं और उसके बाद /cPanel कर देना है। उसके बाद वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड खुद पूछेगा। अगर किसी की वेबसाइट बनी हुई है तो वो इस तरीके से अपनी वेबसाइट के सी पैनल पर जा सकता है। उसके पास अगर क्रेडेंशियल्स मौजूद होंगे जी, कंट्रोल पैनल वही पढ़ने लगे ना, इसी को देखिए सी पैनल फॉर कंट्रोल पैनल के, जहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं चीजें कि यहाँ पर फाइलें किस तरीके से ऐड होंगी, ठीक है? जी जरा नीचे आते हैं, देखते हैं किस जगह पर हमें जाना है। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो मैं आपसे कराऊंगा आपको। जी ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, फाइल मैनेजर। यानी हमने किस जगह पर जाना है, अपनी वेबसाइट को देखने के लिए हमें कहां पे जाना है, हमें फाइल मैनेजर में जाना है, ठीक है? जी मैं फाइल मैनेजर को खोल रहा हूं और जिन लोगों के पास अपनी वेबसाइट्स का एक्सेस हो उन्हें टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट का बैकअप भी लेते रहना चाहिए, ताकि अगर कभी आपकी वेबसाइट किसी वजह से करप्ट हो जाए, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड होगा एक्सेस करना, ये इशू नहीं है, ये हमारा इशू नहीं है, इररिलेवेंट इशू है। आपको मैं अगर पासवर्ड दूंगा आप भी एक्सेस करो, एक वक्त में तो कोई भी नहीं करेगा ना। देखिए एक वक्त में हमें मशीन पर जाना ही नहीं है और ये हमारा क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं कितने लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? वी आर नॉट डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर वर्किंग ऑन आवर वेबसाइट। मैं किसी को भी अपनी वेबसाइट का सी पैनल नहीं दूंगा काम करने, ठीक है ना? तो हम लोगों ने तो एक साइट को खोल लिया ना, हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करें, कोई भी खोल सकता है। जैसे आप लोगों ने फाइल को खोले थे, मैनेजर करने थे, कितने लोग खोल रहे थे? जब भी इसको लगेगा कि आप सही नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैसेज भेज देगा, इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो कहेगा जनाब इसके ऊपर 2 फैक्टर लगा लो, कोड लगा लो, ताकि मैं अपने मोबाइल पर कोड भेजूँ, फिर आएगा। ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही साथ पता लगेगी। इशू इस वक्त हम जिस चीज़ को लेकर आए हम उसको ही लाएंगे, ठीक है? इसके लिए हम आए यहाँ पर सर सी पैनल में हमने देखा है कि हमारी वेबसाइट कहाँ पड़ी हुई है। हमने अपनी वेबसाइट को लोकली डाउनलोड कैसे करना है, मिसाल के तौर पर यही वाली वेबसाइट मैं उठाता हूँ और मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ और एक और वेबसाइट बना लेता हूँ, ठीक है? तो हम इसे कॉपी कैसे करेंगे, ये कौन कर सकता है जिसके पास सी पैनल का एक्सेस हो। अदरवाइज मैंने आपको वेबसाइट कॉपियर बताया था, वेबसाइट कॉपियर से भी आप वेबसाइट कॉपी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो PHP का कोड होगा वो कॉपी नहीं होगा, उस हिस्से को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? बाकी जो उसका ग्राफिक इंटरफेस जितना भी होगा सारा कॉपी हो जाएगा। यानी वेबसाइट जो
फ्रंट एंड आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर जो डायनामिक एक्शन हो रहे होंगे वो अपीयर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, डायनामिक एक्शन के लिए आपको क्योंकि कोडिंग को देखना पड़ेगा, खुद से बनानी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स का पेज बहुत छोटा सा होता है, अगर आप पेज की थोड़ी सी समझ लें तो वो भी आप बना सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आ रहा है एक फोल्डर हमारे पास पब्लिक HTML जी, जहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको नज़र ना आए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको ड्रैग कर सकता हूँ ताकि माउस इधर मूव कर रहा हो तो आप लोगों को पता लग जाए हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, वापस आ जाते हैं। ये मेन हमारे पास है होम डायरेक्टरी। ठीक है, जब हम SEO कर रहे होंगे तो हम बहुत दफ़ा ये कहेंगे कि ये वाला कोड या ये वाली फाइल जाकर मेन डायरेक्टरी में अपलोड कर दो। ठीक है, जैसे हम कह रहे थे ना कि सर्च कंसोल से हम अपनी लोकेशन को वेरीफाई करवा लेते हैं, तो हमें फाइलों को, बहुत सारी ऐसी फाइलें होंगी जिनको हमें आकर अपनी होम डायरेक्टरी में अपलोड करना पड़ेगा। तो होम डायरेक्टरी यही वाली है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। किसी भी वेबसाइट की ये होम डायरेक्टरी आ रही होगी जिसके आगे आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने आना है पब्लिक HTML में। आगे हम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको आपकी सारी फाइलें नजर आना शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ये था हमारा cPanel। यहाँ पर हम cPanel में आए हुए हैं। यहाँ से आप लोगों ने फाइल मैनेजर में जाना है। जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट बनवाई हुई है, ठीक है, उनके पास सारे क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं। आप अगर अपनी पर्सनल होस्टिंग बाय करोगे तो आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को अपने ही cPanel पे रखा हुआ है, यानी बहुत सारी वेबसाइट उसने अपने पास अपलोड की हुई है, तो वो आपसे ये वाली चीज़ें शेयर नहीं करेगा, इसलिए कि इस एक जगह के ऊपर कुछ 6-7 वेबसाइट्स होंगी। तो अगर आपसे शेयर कर लेगा तो दूसरे का डाटा लीक हो जाएगा ना, तो वो सेंट्रली अपने पास रखेगा। लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करें। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग तो होती है, मतलब एक सर्वर के ऊपर जो हम होस्टिंग ले रहे हैं ऑलरेडी शेयर्ड है, लेकिन उस शेयर्ड को भी जब हम फर्दर शेयर्ड बना देते हैं ना, कि मसलन मैंने एक होस्टिंग ली हुई है और आप लोग 3 लोग मुझे कहते हैं कि हमने भी आपकी होस्टिंग में अपनी वेबसाइट्स लगानी है, तो आपको होस्टिंग की पेमेंट उतनी नहीं करनी पड़ेगी, आपको होस्टिंग की पेमेंट उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी एक्सपेंसिव वो होगी। बल्कि मिसाल के तौर पर मैं 6000 वाला पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं किसी से 2500 रुपया लेके उसको अपने में एडजस्ट कर दूँ, लेकिन उसमें फिर आपके पास इसका cPanel का एक्सेस नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जब भी वेबसाइट बनवाएं अपनी होस्टिंग लें, खुद से लें। इसलिए आपकी वेबसाइट के साथ क्या हो रहा है, किस तरह चल रहा है। इवन ये भी हो सकता है कि किसी ने आपकी वेबसाइट की होस्टिंग की हो, आपसे 6000 लिए हो, और उसके बाद उसी होस्टिंग में वो 3-4 होस्टिंग और भी चला रहा है। आपके पास एक्सेस होगा तो पता लग जाएगा ना, इस जगह पर आ रहे हैं ना, अभी देखिए ना, अभी यहाँ पर DPAP नजर आ रहा है ना, अगर इनका कोई और प्रोजेक्ट होगा तो हमें वो भी नजर आएगा। ठीक है जी, बात किसी हो रही थी फाइल मैनेजर की। ये फाइल मैनेजर आ रहा है, इस पे जाना है आप लोगों ने। हाँ जी, उसके बाद फाइल मैनेजर पे आने के बाद हमें लैपटॉप पर होम नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये नजर आ रहा है ना होम, इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर नजर आ रहा है पब्लिक HTML का। ये एक स्टैंडर्ड फोल्डर है जो cPanel में आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक HTML बेस्ड वेबसाइट। अगर हम बात करेंगे वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट, ठीक है, उसको देखेंगे कि वो कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो अपनी ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट है वो वर्डप्रेस बेस्ड है, उसका भी cPanel खोल के देखेंगे, लेकिन उसकी चेंजेस यहाँ से नहीं होनी है, उसकी चेंजेस सारी की सारी वर्डप्रेस इंटरफेस से होंगी। अलबत्ता अगर हमें कोई फाइल अपलोड करनी हो तो वो हम यहाँ कर सकते हैं, मगर वर्डप्रेस भी हमें उसका अल्टरनेट देगा कि आपने अगर फाइल अपलोड करनी है वर्डप्रेस में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, तो फाइल जैसे अपलोड होकर जो काम कराई होगी वही वाला फर्दर आप उसे एडवांटेज दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं आज जो हम लोग सेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं जी हम पब्लिक HTML पे। मेरा मेन रूट जो होता है दैट इज कॉल्ड होम रूट। ठीक है ना, होम रूट। मेन रूट का मतलब क्या है कि हमारे पास एक फोल्डर है, जैसे आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, तो उसके ऊपर मेन रूट क्या होता है? जी, आपको पंखे से तेज बोलना है, ठीक है,
जो भी बोले पंखे की आवाज से तेज बोले बस। माइको मेन रूट क्या होता है? विंडोज। हाँ जी ठीक है, सब लोग शेयर करें मेन रूट कौन सा है? जहाँ पर हमारे सारे फोल्डर पड़ेंगे। कितना सही इन्होंने गोल गोल का जवाब दे दिया है ना, ये गलत भी ना और ठीक भी नहीं हो सकता। द राइट बोर्ड नहीं है, ठीक है। आपका सब कुछ कहाँ स्टोर है? लैपटॉप के अंदर आपका सब कुछ कहाँ स्टोर है? हार्ड डिस्क के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लैपटॉप का जो मेन रूट है वो क्या है? हमारी हार्ड डिस्क है। दैट इज सी हो सकती है, बी हो सकती है, ई हो सकती है। समझ आ गई बात? दैट इज मेन रूट। और उसके बाद सब कुछ कौन से होंगे? सी के ऊपर विंडोज का फोल्डर पड़ा हुआ है, सी के ऊपर माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर पड़ा हुआ है, सी पे यूजर्स का फोल्डर पड़ा हुआ है। आगे से जितने भी सब फोल्डर हैं ये सारे का सारा सब रूट है। अब आप अपनी इस ड्राइव में आए हो, इसके अंदर जो आपकी मेन रूट है जहां पर सब कुछ पड़ा हुआ है वो ये उन्होंने आपको एक फोल्डर बनाकर दे दिया है, जिसके पास आपने होस्टिंग बाय की है। उन्होंने स्पेस देने के लिए आपका एक फोल्डर अलग से बना दिया। किस नाम से बना दिया? डीसी किचन के नाम से। उन्होंने एक अलग से हमारा फोल्डर बना के रख दिया। अब हमारा जो डाटा होगा सारे का सारा डाटा इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। इसके अंदर फिर कौन से फोल्डर हैं? और बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक का बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ आ रहा है? पब्लिक HTML। जरा उसके नीचे देखिए और क्या लिखा हुआ है भला, और जूम बड़ा करो। हाँ जी, पब्लिक HTML के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? southstarkitchen.org। इसका क्या मतलब हुआ कि इस होस्टिंग में दो वेबसाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। इस होस्टिंग में ये एक ही क्लाइंट के दो प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने बजाय इसके कि उसके और पैसे जाया करवाते हैं कि भाई आप एक होस्टिंग और बाय कर लो, उसी होस्टिंग में उसकी दूसरी भी अटैच की हुई है। अब ये क्या साइंस है कि आपको आगे आने वाले लेसन्स में मैं बताऊंगा कि इन्होंने डोमेन कौन सी, पहली डोमेन क्या थी? डीसी किचन डोमेन खरीदी अलग से, फिर उन्होंने होस्टिंग खरीदी, तो डीसी किचन का पैकेज पूरा हो गया, वेबसाइट अपलोड हो सकती है। उसके बाद उन्हें एक और प्रोजेक्ट चाहिए, उसका नाम है साउथ स्टार किचन। इसका मतलब है क्या खरीदा उन्होंने? सबसे पहले डोमेन खरीदी, फिर क्या खरीदना पड़ेगा उन्हें? होस्टिंग। तो उन्होंने कहा ये होस्टिंग तो उन्होंने पहले ली हुई थी, और उस होस्टिंग में ये फीचर भी था कि आप एक से ज्यादा डोमेन्स अटैच कर सकते हो। एक से ज्यादा डोमेन अटैच करने का क्या मतलब है कि भाई उसका डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई हम 1000 रुपीज की हर स्टूडेंट को स्पेस देते हैं, ठीक है, तो वो चाहे तो 5 यूएसबी अपनी सेव करवा सकता है। अब वो जो आप कौन सी मर्जी यूएसबी सेव करा रहे हैं, ठीक है, वो तो सेव करेंगे ना, आपके साथ कमिटमेंट यही है ना कि इस तरह करेंगे। सेम इसी तरह जो हमारे पास होस्टिंग है, होस्टिंग आपको बताती है कि भाई इस होस्टिंग के साथ एक डोमेन लगेगी कि एक से ज्यादा डोमेन्स लगेंगे कि अनलिमिटेड डोमेन्स लगेंगे। इस होस्टिंग में स्पेस कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी होस्टिंग थी जिसमें एक से ज्यादा डोमेन अटैच हो सकती थी। वो अटैच करने का प्रोसीजर क्या होता है, वो जब थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पर जाओगे मैं बताऊंगा कि अटैच करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। साउथ स्टार किचन हमने कहीं और से बाय की है, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ ये सर्वर सी की होस्टिंग है, साउथ स्टार किचन इसकी है वेब सोल की होस्टिंग है, वेब सोल से डोमेन बाय की है। अगर ना ले फॉर एग्जांपल इसने लिया हो कल तरफ आज हो जाए फिर क्या करें? हो सकता है ना ऐसे, तो हम खुद से ही डेली बेसिस पर इसका बैकअप ले लिया जी। हाँ जी ठीक है। तो ये एक तो हमें ये मुख्तसर सा पता लग गया कि भाई ये वाली जो होस्टिंग है इसमें हमने दो डोमेन्स अटैच की हुई है साथ, ठीक है। अब ये डोमेन और होस्टिंग की आपस में इंटरेक्शन कैसे की जाती है, अटैचमेंट कैसे की जाती है, ये एक अलग टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। हाँ जी देखिए, आप वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप उनसे लेंगे, ठीक है। अगर मेरा जो क्लाइंट होगा मुझे कहेगा कि आप मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दें और वो मुझे अपने कंटेंट शेयर नहीं करेगा, तो मैं उसे सॉरी कर दूंगा कि मैं आपकी वेबसाइट की एसईओ नहीं कर सकता। तो मुझे कहेगा कि ना मुझे पहले वाला बंदा था वो मैंने तीन कर लिया, उसने तो वैसे कर दी थी एसईओ, तो मैं उसे कहूँगा कि उसने आपकी वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ नहीं की होगी। होता है कि एसईओ होती है ना, एक ऑन साइट होती है, एक ऑफ साइट होती है। ऑफ साइट में क्या होता है, सिर्फ लिंक्स ऐड करने होते हैं, वो तो शायद खोले बगैर किसी हद तक हो सकती है, लेकिन जो ऑन साइट है वो नहीं हो सकती। इसी तरह मैं कह रहा हूँ सर्च कंसोल बनाना है हमने, सर्च कंसोल के लिए उसने क्या कहना है कि भाई ये वाला कोड जाओ ये HTML फाइल में जाकर पेस्ट कर दो। कैसे पेस्ट करोगे अगर आपके पास इसका एक्सेस नहीं होगा? अगर कोई खास क्लास कर रहा हूँ मैं, वो ये कहेगा कि ये फाइल है छोटी सी, इस फाइल को आपने अपलोड करना है जाकर अपने मेन रूट पर। अगर आप सी पैनल में नहीं आ सकते तो उसे कैसे अपलोड करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सी पैनल
100% होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे जिनके पास सी पैनल नहीं था जब उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट शुरू किए, इसलिए कि उन्हें लोग शेयर दे रहे थे। यानी एक बंदे ने खुद से ही परचेज करके रखी हुई है, तो उसने जैसे अक्सर नहीं आता कि भाई 5,000 रुपये में पूरी वेबसाइट लो, कभी कोई नहीं कहेगा कि डोमेन अलहदा दो, पोस्टिंग के पैसा अलहदा ले लो, वो आपको अपनी डोमेन्स में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन देखने वाले जो होते हैं उनको लग रहा होता है कि ये तो बड़ी अच्छी डील है, हालांकि ये अच्छी डील नहीं है। आपकी होस्टिंग, आपका डाटा तो आपके पास सिक्योर होना चाहिए ना, किसी के पास उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं ना, कल को हो सकता है कल को उस बंदे को दुबई में नौकरी मिल जाए, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट तो गई ना, उसके साथ दुबई पहुंच गई, ठीक है। ऐसे केसेस भी हैं, मतलब ऐसे केसेस मेरे सामने आए, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया है कि जनाब एक बंदा हमारी वेबसाइट चला रहा था, बड़ा अच्छा चला रहा था, वो बंदा ही गायब हो गया। तो सब कुछ उसी के पास है, वेबसाइट चल रही है, एडिट नहीं हो सकती। और कोई बंदा ये भी नहीं कह सकता कि भाई कंपनी वालों को, वेब स्टोर वालों को फोन करके कि ये मेरी वेबसाइट है। वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे अपने प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स के मुताबिक। वो कहेंगे हाँ भाई आपको हम इस ईमेल पर भेजेंगे, आपने हमें रिप्लाई करना है। अगर वो ईमेल ही आपका नहीं है तो मैं सबसे पहले क्लाइंट से ये कहता हूँ कि आपका काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बैक पर जो क्रेडेंशियल्स होंगे, क्रेडेंशियल्स का क्या मतलब है, लॉगिन पासवर्ड, जितनी भी डिटेल्स होगी, जितनी प्रोफाइल डिटेल होगी कि जब कोई इशू आएगा तो कम्युनिकेशन किससे होगी। आपका मोबाइल नंबर क्लाइंट का होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अपना आप मोबाइल नंबर रखें और अपनी ईमेल दें, ताकि कल को अगर मेरे साथ कोई आपकी अनबन भी हो तो आपका काम सही चलता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, मैं अगर डिसअपीयर हो जाऊंगा तो उनका तो सब कुछ गया। इसका पता क्लाइंट को उस वक्त लगता है जब उनके साथ हाथ हो जाता है, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन है ना, उसके बाद बहुत लंबा काम होगा। वेब स्टोर वालों के पास आप जाएं, अपने लेटर हेड के ऊपर लिख कर जाएं, वेबसाइट दिखाएंगे ना कि हमारा बंदा चला गया हुआ है, ठीक है। फिर वो क्रॉस चेक होगा, लंबा प्रोसीजर में फंस जाएंगे ना। ऐसे नहीं होगा कि जुबानी नहीं होगा कि जनाब वो बंदा बाहर चला गया है तो अब आप इस ईमेल पर भेज दो या इस मोबाइल नंबर पर कोड भेज दो, ऐसे नहीं होगा। फिर आपको एक ऑफिशियल प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उनके हेड ऑफिस जाएंगे, उनको बताएंगे हमारा इशू चल रहा है, वो कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि आगे चाहिए बात की है, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर लिखा होगा डीसी किचन, तो डीसी किचन की वेबसाइट पर जो लोगो आ रहा होगा उसी लेटर हेड के ऊपर जाकर आप अपनी रिक्वेस्ट देंगे उनको कि जनाब ये देखिए हमारी वेबसाइट है, इसके साथ ये हमारे क्लाइंट्स हैं, वो बंदा आ रहा था जो हमें सर्विसेज दे रहा था। उसके बाद जाकर चीज़ें सारी आपका चले जी, ये आ गया। इसमें आ जाए पब्लिक HTML में। नीचे आ जाए, जिसकी शक्ल देख लें जरा, सिर्फ शक्ल देखनी है आप लोगों ने। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर नजर आ रहे हैं, CSS, DEC, फॉन्ट्स, IMG। ये IMG का जो फोल्डर है ये काफ़ी अहम फोल्डर होता है कि आपकी जितनी भी तस्वीरें होंगी वेबसाइट की वो सारी की सारी इस फोल्डर में होंगी। मिसाल के तौर पर आपके होम पेज के ऊपर एक बैनर बना हुआ है, ठीक है, वो आपकी ऑफर चल रही थी 2 महीने पहले, तो अब आपने कहा कि भाई इस ऑफर को चेंज कर देता हूँ मैं खुद ही। तो आप क्या करेंगे, उस बैनर को डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, चेंज करेंगे और उसके बाद दोबारा इमेज के फोल्डर में अपलोड करेंगे। डाउनलोड का मतलब क्या है कि अपने कंप्यूटर पे ले आए, अपलोड का मतलब क्या है कि वापस सर्वर पर ले, ठीक है। अंदर सर है, पता नहीं, उधर से पता करें। हाँ जी, फाइलें नजर आनी शुरू हो गई हैं। ये वो सारी फाइल्स हैं, ये पूरे रिसोर्सेज वो वाली हैं जो हमारी वेबसाइट के रिसोर्सेज हैं, जिनसे हमारी वेबसाइट चलने लगी हुई है। हर फाइल की एक्सटेंशन आपको HTML लग रही नजर आ रही है। इनमें से वो कौन सी फाइल है कि जब हमारी वेबसाइट लोड होती है तो जो फाइल खुद चल पड़ती है, पहला ही फाइल का सीमा। मैं लिखूंगा dckitchen.org तो हमारा होम पेज खुल जाएगा। सो इनमें से कौन सी वो फाइल है जिसकी वजह से वो हमारी वेबसाइट लोड हो जाती है, उस फाइल का नाम है इंडेक्स। यानी ऐसी फाइल जिसकी वजह से आपका वेब पेज चल रहा है, वेबसाइट चल रही है, वो कौन सी फाइल है, इंडेक्स फाइल है। आमतौर पर वो फाइल इंडेक्स होती है, लेकिन कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म होंगे PHP बेस्ड जिसमें वो फाइल डिफॉल्ट भी हो सकती है। फाइल का नाम default.asp या default.php या डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो इंडेक्स की फाइल है उसका नाम भी index.php भी हो सकता है। अभी ये PHP और HTML में क्या फर्क है ये भी मैं शॉर्ट सा बताऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं PHP यहाँ पर,
ठीक है, इसलिए पीएचपी का क्वेश्चन किसी ने नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशिएशन को समझना है, जो मैं डिफरेंशिएट करूंगा उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, कि पीएचपी में क्या हो सकता है और एचटीएमएल में क्या नहीं हो सकता, इसकी वजह से पीएचपी की फाइल बनी होती है। अच्छा, इंडेक्स की फाइल देखें पहले, ये कॉन्टैक्ट एस की फाइल है, आ रही है नजर, इंडेक्स की फाइलें बहुत सारी आनी शुरू हो गई हैं, आ रही है ना। ये क्या किया हुआ है, डेट्स की हुई है ना, बेसिकल नहीं है कि जब जब हमने उनकी मेन पेज में कुछ चेंज की तो जो पुराने वाली फाइल थी ना, हमने उसको उस नाम के साथ सेव कर दिया कि कल को अगर हमें कभी क्लाइंट कहे कि जनाब ये चेंजेस तो ये क्या हो गया, क्यों हो गया, तो हमें पता होगा कि हमने किस किस तारीख को उसकी फाइल का, मतलब 18 तारीख को उसकी इंडेक्स फाइल क्या कर रही थी, 19 तारीख को उसकी इंडेक्स फाइल में क्या था, 20 तारीख को उसकी इंडेक्स फाइल में क्या था। वो कहेगा नहीं मुझे वो पुराने वाला स्टेटस वापस कर दो, तो हमारे पास मौजूद है ना इंडेक्स फाइल में वापस, हम दोबारा से उसको रीनेम करके अपलोड कर देंगे। लेकिन जो मेन इंडेक्स फाइल है उसके साथ कुछ नहीं लगा होगा, रिजर्व वर्ड है ये, इंडेक्स का वर्ड रिजर्व है, इसके साथ आगे पीछे कुछ अटैच नहीं करना हमने। देखें जरा एक्चुअल फाइल की तरफ है, ये आ गई है नजर, ठीक हो गया। अभी इसको करते हैं, अभी मैंने डिफरेंस कुछ नहीं बताया। अभी मुझे ना थोड़ी सी आपकी ट्यूनिंग इस तरह भी करनी पड़ रही है, मुझे एक और ट्यूनिंग करनी पड़ रही है कि हमारी रेलिवेंसी लेवल जरा कम है, हमें चीज़ों को रेलिवेंट होकर करना है। ठीक है, मतलब आपने ये नहीं समझना कि हम कोई सेमिनार कर रहे हैं और जिसके अंदर एक बंदा आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम जो बात कर रहे हैं हमने उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली करना है। थ्योरेटिकल हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, प्रैक्टिकली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। मेरे पास तो सारा नॉलेज है ना, मैं चाहूँ तो एक दिन आपको पूरा पीएचडी पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो आप लोग काम कुछ नहीं करेंगे, 4 महीने में थ्योरी लेके घर चले जाओगे। ठीक है, थ्योरी नहीं ना लेनी, प्रैक्टिकल लेना। सो जिस चीज की जहाँ रेलिवेंसी होगी मैं वहां पर वो चीज डिस्कस करूँगा। ठीक है, और हमें ये नहीं देखना कि उस तरह करने से क्या होगा, उस तरह करने से क्या होगा, उस तरह करने से क्या होगा, हमें ये देखना है कि जो हम कर रहे हैं उससे क्या होगा, फिर हम चीजों को समझेंगे। हाँ, उस तरह करने से क्या होगा ये हमने 2 महीने के बाद खुद पता लग जाएगा, आपको खुद पता लगेगा जब आप उस तरह करके देखोगे, सही है ना। लेकिन अगर हम इस थ्योरी में पढ़ जाएंगे तो फिर हम प्रैक्टिकल से बहुत दूर चले जाएंगे, फिर हम सिर्फ थ्योरी में रहेंगे। जी क्लियर हो गया जी। इंडेक्स की फाइल का पता लग गया कि किसी भी फाइल वेबसाइट में इंडेक्स की फाइल होती है, बेसिकली जो आपका होम पेज होता है वो इंडेक्स की फाइल होती है। अगर अभी इस वक्त मैं इनकी इंडेक्स फाइल डिलीट कर दूं, इनका सब कुछ पड़ा हुआ है, इनका वेब पेज लोड नहीं होगा। इंडेक्स फाइल का नाम मैं रीनेम कर दूं, इनकी वेबसाइट लोड नहीं होगी, एरर आ जाएगा, यहीं पे एरर आ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ कि HTML फाइल और PHP फाइल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रीनेम तो मतलब पैसे नहीं दे रहा, आपके क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, तो फाइल को रीनेम करके उसे पैसे मांगे, ठीक है, वो आपको पेमेंट कर देगा। ऐसे ही मैंने भी किया है, इलीगल तरीके से काम नहीं करते ये, तो वैसे आपको जो यानी कि नुकसान भी कोई नहीं होगा। रीनेम ही किया ना आपने, रीनेम करने में सेकंड लगे हैं ना, तो फिर दोबारा से रीनेम कर देंगे तो वापस लोड हो जाएगी। लेकिन क्लाइंट को आप कुछ भी कह सकते हैं कि वायरस आ गया था, वो चीज नहीं समझा, ठीक है, पीछे से सर्वर बंद हो गया, मतलब कुछ भी कह सकते हैं ना, या ये भी कह सकते हैं कि ना आपकी ड्यू डेट आ गई थी तो आपने पेमेंट नहीं की, तो शायद उन्होंने पीछे से बंद कर दिया। आप खुद ही एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज पेश कर दें इंडेक्स फाइल के ऊपर, ये जनाब आपकी जो ड्यू डेट आ गई है पैसे पे कर दें, वो आप भी लगा सकते हैं ना, वेब सर्वर को लगाने की क्या जरूरत है। इंडेक्स फाइल तो हमारे कंट्रोल में है ना, पूरा एक पेज डिजाइन करके रिप्लेस कर दें, इसका बैकअप ले लें, जब वो पेमेंट करे तो दोबारा से वही लगा दें, ठीक है। यहाँ लिख रहे पेज अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी लिखा जा सकता है, इंडेक्स फाइल तो आपके कंट्रोल में ही है ना सारी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इंडेक्स फाइल में और index.html और index.php इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ही ठीक लेवल पर डिफरेंस मैंने बताना है, ठीक है, अंदर नहीं जाना, बहुत मोटा सा हमें डिफरेंस पता लग जाएगा। HTML फाइल को आपने कभी देखा, किसी भी वेबसाइट को खोलें तो उसका सोर्स पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है ना, किसी भी वेबसाइट को खोलो, उस पर राइट क्लिक करो और लिखो व्यू सोर्स, सब कुछ नजर आ जाएगा, सारा हेड नजर आएगा, HTML नजर आएगा, बॉडी नजर आएगी,
हेडिंग्स नजर आएंगी, हर चीज नजर आ जाएगी आपको। ऐसी है, हर चीज नजर आ जाएगी। देखो जो जिस चीज का जब लेवल आएगा तब करेंगे। अभी पहले समझ तो लो, मैं बता रहा हूँ। PHP का जो कोड होता है वो आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। PHP का कोड जो होता है वो इनविजिबल होता है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोडिंग इनविजिबल हो, किसी को ना पता लगे क्या होगा, जो भी डायनामिक कोड्स आपने लिखने होंगे, डायनामिक कोड का मतलब कि ट्रांजैक्शन जो हो रहे होंगे वो PHP में होंगे। इवन आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसका भी थीम जब आप एडिट करेंगे तो वो भी PHP में ही होगा, उसकी भी लैंग्वेज PHP ही होगी, ठीक है। ये अभी आपको मैंने मेन डिफरेंस बताया कि PHP में और इसमें क्या होता है। अब ये है कि जरा खोल के दिखा दें, ठीक है। तो मैं भी खोल के दिखाऊं, आप भी खोल सकते हैं, हर किसी के पास लैपटॉप भी मौजूद है। किसी वेबसाइट को खोलें, उस पर राइट क्लिक करें, लिखा हुआ आएगा पेज सोर्स, व्यू सोर्स, F12 कर दें या राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कर दें, ठीक है। तो कोड आपके सामने आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्या कोड है। बस ये इतनी बात यहाँ तक ही करनी थी। अब हम आगे की कोई और बात करेंगे। मैंने सिर्फ डिफरेंस बताना था आपको कि इंडेक्स फाइल PHP की एक्सटेंशन से भी हो सकती है और इंडेक्स फाइल HTML की एक्सटेंशन से भी हो सकती है, और इससे पहले इंडेक्स फाइल हमारे पास ASP की एक्सटेंशन से भी होती थी, ठीक है। अभी उसको ASP.NET एडवांस फॉर्म में चला गया हुआ है, पहले ये भी कोडिंग के थ्रू हम लोग करते होते थे, ठीक है। आजकल जो सबसे सही चल रहा है काम हो रहा है यहाँ तो PHP में हो रहा है, ठीक है, या हम इंडेक्स फाइल अपनी HTML की बना लेते हैं। क्लियर हो गया? ये इतना काम मैंने यहाँ पे आपको दिखाना था। अब हम जा रहे हैं, जैसे हम कोडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम कोडिंग के इंटरफेस में ही जाने लगे, ठीक है। और पहला मैं एक बेसिक कोडिंग का लेसन दूंगा, ठीक है, और उसको आप लोग सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जिनके पास लैपटॉप होगा वो अपने लैपटॉप पे करके देखें, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने जब सिस्टम को ऑन करना है तो नोट पैड में जाकर वो सारा काम कर लेंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूँ। लेकिन इसको भी हम करने लगे हैं बंद। इसमें मैं आपको फिर दोबारा लेकर आऊँगा, ठीक है, सी पैनल में। एक वेबसाइट खोल लेते हैं कोई, हाँ जी। अब मैंने जितना बताया है इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में तो पूछ सकते हैं, जितना मैं बोल रहा हूँ। डोमेन एक्सटेंशन बता देता हूँ। हाँ जी, आपके क्या डायनामिक का मतलब क्या है कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसी तरह जब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर, एक वेबसाइट क्या है कि स्टैटिक वेबसाइट है, आपको सब चीज़ें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। एक वेबसाइट ऐसी है कि जो पीक सोल्यूशन की इंफॉर्मेशन दे रही है, और एक वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट नाउ। आप जब उस बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक एडमिशन फॉर्म खुल जाता है, आप उसे क्लिक करते हो, सेंड का बटन दबाते हो तो एकदम मैसेज आ जाता है कि जनाब पेमेंट कर दें, अपना क्रेडिट कार्ड बताएं, आपकी फीस पे हो जाएगी। जैसे आप फीस पे करोगे तो आपकी ईमेल के ऊपर आपका एडमिशन फॉर्म और आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आ जाएगा। ये क्या किया हमने? ये हमने ट्रांजैक्शन कर दिया ना वेबसाइट के थ्रू। पहला क्या था कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, आपने कॉलेज में आकर फॉर्म फिल करना था। दूसरा तरीका क्या है कि आपने ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। दीज एक्शंस फॉर डायनामिक एक्शन, ठीक है। आ जाइए नीचे जरा। अब इन्होंने एक सवाल किया किसी ने कि ORG एक्सटेंशन, ठीक है। तो जब हम लोगों ने डोमेन सेलेक्ट की बना रहे थे तो मैंने आपको डोमेन की इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन जो होती है अथॉरिटी वाइज, डोमेन अथॉरिटी वाइज, दैट इज कॉम, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो काम है, मिसाल के तौर पे मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है और मैं सिर्फ पाकिस्तान में सेलिंग करने लगा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी नहीं करता, ना करना चाहता हूँ। मेरा काम ही यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, पीक सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में सर्व कर रहा है, किसी भी तौर पर बाहर नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल स्टार्स एकेडमी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है, दुबई के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनी हुई, कनाडा के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनी हुई। तो ऐसी सूरत में प्रेफरेबल ये होता है कि आप पीके की डोमेन। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे डोमेन अथॉरिटीज की, तो पीके की डोमेन की अथॉरिटी कम होगी कॉम की डोमेन से। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है दैट इज ORG।
तो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि आप ORG की एक्सटेंशन के साथ डोमेन लें, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रेशन तो ठीक पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर जब हम बात करेंगे डोमेन अथॉरिटी की, तो डोमेन अथॉरिटी उस वक्त भी .com की ही ज़्यादा होगी। तो .com डोमेन अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है और .com की डोमेन ही फ्री मिलती है। यानी आपको अगर आप कहेंगे ना कि मुझे PK की डोमेन फ्री दे दो, फ्री नहीं मिलेगी। मतलब अगर उनकी ऑप्शन चल रही है कि आप हमसे होस्टिंग है, हम आपको डोमेन फ्री देंगे, तो ये कहेंगे कि हम .com दे रहे हैं फ्री में, हम PK नहीं दे रहे, हम ORG नहीं दे रहे, हम कोई भी और एक्सटेंशन फ्री में नहीं दे रहे, हम सिर्फ .com को हमने अटैच किया हुआ है फ्री डोमेन के खाते में। ठीक है, जैसे आपके पास लैपटॉप है, आपका आपकी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी करें। ठीक है, हाँ जी, हम टॉपिक कर चुके हैं, इसलिए इसकी अब डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि लोग लिख के रख लेते हैं अपने पास डोमेन, कि हमने एक लेसन में किया था। ठीक है, अब जरा आपको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप जरा एक वेबसाइट को देखते हैं, जरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ कि जरा चीजें ज्यादा सी नजर आनी शुरू हो जाए थिक थिक शक्ल में। मतलब एक वेबसाइट है, अगर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन बॉडी वाला स्ट्रक्चर ही होता है। एक हेड पार्ट होता है, बॉडी होती है और एक फुट होता है। बिल्कुल ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही है ना, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर भी तो यही है, हेड, बॉडी और फुट, ऐसी है। इसी तरह एक वेबसाइट जो है उसको भी 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है उसका हेड पार्ट में जो चीजें हम लिख रहे हैं उनमें से जो नजर आने वाली चीजें हैं वो टाइटल है आपका, जिसको हम देखते हैं। तो टाइटल में कहाँ नजर आता है, एड्रेस बार पे हमारा जो टाइटल होता है, और टाइटल ही हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए हम हेड पोर्शन में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो स्क्रीन पे दिख रही है आपको, और वो टाइटल है। उसके अलावा उस पोर्शन में जो कुछ भी है सब डिक्लेरेशन है। उसके अलावा जो कुछ भी आपको उस हिस्से में नजर आएगा सब डिक्लेयर किया हुआ आपने टैग्स लगाए हुए। अब अगर मैं कहूँ कि मेटा टैग्स लगाए हुए हैं तो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछना मेटा टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस टॉपिक को भी नहीं कवर कर रहे हैं। जब हम SEO पढ़ेंगे तो मैं आपको मेटा टैग्स पे दे दूँगा। ठीक है, मतलब जो टॉपिक जैसे जैसे आएगा उसकी डिटेल वैसे होगी। हेड पोर्शन में डिक्लेरेशन होंगी, हेड पोर्शन में मेटा टैग्स लगेंगे। अगर आपने जावा स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हो, किसी भी तरह की स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हो, तो वो जो स्क्रिप्ट डिफाइन होंगे वो हेड पोर्शन में डिफाइन होंगे। अगर आप CSS की कोडिंग यूज कर रहे हो तो जितना भी CSS का कोड डिफाइन होगा वो हेड पोर्शन में होगा। CSS क्या होती है, हेड पोर्शन में डिक्लेरेशन होती है और मेटा टैग होती है। ये आपको मैंने एक मोटी बात बता दी। ठीक है, हेड पोर्शन में नजर क्या आता है स्क्रीन पर, हमारी वेबसाइट पर हमें अपनी वेबसाइट पर नजर क्या आ रहा है, उसमें से नजर हमें मोस्टली टाइटल आता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जावा स्क्रिप्टिंग भी हम कह रहे हैं वहां होती है, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं यूज करेंगे तो वो प्रिंट होगी ना। मतलब उस जावा स्क्रिप्ट का रिजल्ट जो है वो हम बॉडी में जाके लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ और मैंने एक फार्मूला बना दिया है जावा स्क्रिप्टिंग की मदद से, स्क्रिप्ट लिख के एक फार्मूला बनाया कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो हमने डिक्लेयर किया ये कहाँ करेंगे, हेड में करेंगे डिक्लेरेशन, लेकिन इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बॉडी में। यानी स्क्रिप्ट हमने डिफाइन कहाँ पे किया, यानी हमने वेरिएबल किस जगह पे बनाया वो आसान वर्ड कर लेंगे। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन कहा, मैंने कहा एक वेरिएबल है A, उसके अंदर मैंने लिख दिया B + C। अब इसका एक रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट तब नजर आएगा जब हम बॉडी में उसे प्रिंट करेंगे। अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे तो काम तो हुआ होगा लेकिन मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेड में क्या होता है, डिक्लेरेशन होती है। अब समझ में आई कितनी तरह की डिक्लेरेशन होगी। अगर मैं ठीक ठीक बात करूं तो डिक्लेयर क्या होगा, जावा स्क्रिप्टिंग, CSS को भी मैं थोड़ा सा हल्का सा अगर मैं बता दूं कि CSS क्या चीज है, तो अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक HTML का कोड है जिसकी मदद से हम कलर को रेड कर लेते हैं, कलर को ब्लू कर लेते हैं, कलर को ग्रीन कर लेते हैं। सो इसी की जो एडवांस फॉर्म है दैट इज CSS। एडवांस फॉर्मेटिंग CSS है, कैस्केड स्टाइल शीट्स।
ये भी थोड़ा सा आपको टच दूंगा कोर्स में, ठीक है, थोड़ा सा टच दूंगा, लेकिन CSS क्या है? एडवांस फॉर्मेट। आसान लफ्जों में समझने के लिए कि CSS क्या चीज है, ये मुकाबले का इम्तिहान नहीं है, ठीक है? हाँ, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग है, हर तरह की फॉर्मेटिंग है। यानी जो डेवलपर है वो बेसिक CSS अगर कोई समझ ले तो वो किसी बनी हुई वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकता है उस CSS की अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है? और CSS डिफिकल्ट भी नहीं होती, इजी टू अंडरस्टैंड होती है अगर आप उसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है? सो जावास्क्रिप्टिंग जो होती है वो वेब के लिए यूज होती है। तो वेब में अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी होती है तो वो हम जावास्क्रिप्टिंग से करते हैं। और कल के लेसन में मैंने आपको ये भी बताया था कि जावास्क्रिप्टिंग का लोड हैवी लोड होता है एज कंपेयर टू CSS। यानी अगर मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि भाई ये आपका जो ऊपर स्लाइडर आ रहा है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्टिंग में बनाया हुआ है आपने, तो ये स्लो कर रहा है आपकी वेबसाइट को, मैं से कहूंगा कि इसका अल्टरनेट कोई CSS की शक्ल में ले आओ तो आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होगी। अब हम एज ए ऑप्टिमाइजर डेवलपर को एडवाइस करते हैं कि ये काम करना है, काम डेवलपर ने करना है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? जो वेबसाइट बना रहा है हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर ये कोड हटा दो, इस कोड को इस तरह लिखना है आपने, लेकिन काम किसने करना है? जो वेब डेवलपमेंट कर रहा है। यानी इस वेबसाइट में मुझे कुछ चेंजेस करवानी है और अगर ऑनर से कहेंगे ठीक है जी करवा देते हैं, तो बात किधर जाएगी? बात डेवलपर के पास जाएगी, ठीक है? मैंने कहा CSS जो है बेसिकली फॉर्मेटिंग है। जो सिंपल फॉर्मेटिंग होती है वो HTML में हो जाती है, लेकिन जो एडवांस फॉर्मेटिंग होती है जिसमें पूरे का पूरा लेआउट हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ये स्क्रीन है, मेन्यू नजर आ रहे होते हैं ना, किधर आ रहा होता है, किधर आ रहा होता है, किधर आ रहा होता है, ऐसे ही है। मैं कहता हूँ एक इधर भी आए, एक इधर भी आए, इधर सोशल मीडिया के बटन आ रहे हो, मैं क्या करूँ? स्क्रीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे आ रहा हूँ, कभी मैं इधर राइट पे चला जाता हूँ, कभी लेफ्ट पे चला जाता हूँ। सो ये एक्सेसिबिलिटी मुझे CSS देगी, HTML नहीं देगी। ये एक्सेसिबिलिटी मुझे CSS का कोड दे सकता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि स्क्रीन को डिवाइड कर दो भाई 1 2 3 4, सो मुझे ये 4 कॉलम बना दो, 6 रोज बना दो, और मैं ये कहूँ पूरे पेज पे कुछ नहीं लिखना, बॉटम की लेफ्ट पे जाकर एक टेक्स्ट टाइप कर दो हेलो, सो कर क्या रहा हूँ मैं? स्क्रीन के एलिमेंट्स एक्सेस कर रहा हूँ। बेसिकली ये एडवांस फॉर्मेटिंग में आ गया, ठीक है? या मैं ये कहूँ कि जैसे ही मैं मेरी वेबसाइट खुली है, मैं माउस यूं करके इधर लाऊं तो सोशल मीडिया के बटन नजर आना शुरू हो जाए। ये आपको एक मुख्तसर मैंने बात बताइए कि CSS क्या है। आपकी जितनी भी वेबसाइट होती हैं सब पे CSS का काम हुआ, ठीक है? अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अभी हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया, कौन सा? हेड। पता लग गया हेड पोर्शन का? चलें यूं करते हैं, नोटपैड खोलते हैं और साथ साथ स्ट्रक्चर लिखते भी जाते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं लेसन में बता रहा हूं, ये उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं जिन्हें बिल्कुल HTML नहीं आती, तो ये ना समझें उन्हें HTML नहीं आती तो कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए मैं खास तौर पे बता रहा हूं। अच्छा, ये मैंने एक टर्म यूज किया है, लेफ्ट लेसर देन का निशान लगाया, हमने क्या किया? लिखा टेक्स्ट है, ब्रैकेट में टेक्स्ट लिखा है ना हम लोगों ने, लेकिन ये ब्राउजर के लिए हमने लिखा है कि भाई ये मार्कअप टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को हमने मार्क किया है ब्राउजर के लिए कि ब्राउजर को समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हमने कैसे मार्क किया? इसको हमने एक लेसर देन और एक ग्रेटर देन का निशान लगा के मार्क किया। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इतने हिस्से को ब्राउजर में चलाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, लिखा भी कुछ नहीं है, नजर में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं HTML के स्पेलिंग चेंज कर दूं तो जो मैं चेंज करके लिखूंगा वही स्क्रीन पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि वो मार्कअप नहीं है। जो मार्कअप टेक्स्ट होंगे सिर्फ वही लिखे जाएंगे। मेरी बात समझ में आई है? मतलब मैं स्पेल मिस्टेक कर दूं और यहां पर गलती से मैं लिख दूं इस तरह, तो ये वाला टेक्स्ट मार्कअप नहीं है, ठीक है ना? मार्कअप कौन सा टेक्स्ट है? ये HTML। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने कुछ ऐसा टेक्स्ट यूज किया जो मार्कअप नहीं है, तो ये एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास, मार्कअप के तौर पर नजर नहीं आएगा। तो हम लोग पहले मार्कअप करेंगे, इसके अंदर बताएंगे कि इस मार्कर का क्या काम है। ये जो हमने मार्क लगाया है इसमें काम कौन सा करना है, ठीक है? तो जो पहला मार्कर हमने लगाया वो क्या लगाया कि भाई ये फाइल बन रही है जो कि HTML टाइप की फाइल है, बस ये इसका मेन सिंटैक्स है। अभी हमने कुछ नहीं किया, मैंने कहा था ना बॉडी
मैंने कहा हेड बॉडी फुटर, ना मैंने हेड लिखा है, ना मैंने बॉडी लिखा है, ना मैंने फुटर लिखा है, बल्कि मैंने क्या लगाया, पहले मेन मार्कअप लगाया कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेरी वेबसाइट या HTML फाइल बनेगी। इसको ठीक कर दें। अच्छा, उसके बाद अगला हिस्सा क्या है, और आपने एक और चीज नोट की, मैंने HTML भी लिखा और /HTML भी लिखा। इसको हमने /HTML नहीं पढ़ना, इसे हमने पढ़ना एंड HTML। यानी हमने क्या किया, हर कोड का एक स्टार्ट होगा, हर मार्कअप कोड का एक स्टार्ट होगा और हर मार्कअप कोड का एक एंड होगा। तो प्रोग्रामर जो होते हैं वो बजाय इसके के पहले स्टार्ट लिख लें, तो जब एंड पर जाएं, हो सकता है 500 लाइनों के बाद एंड आए, 2000 लाइनों के बाद एंड आए, तो बाद में एंड लगाना भूल गए, तो हमेशा स्टार्ट और एंड इकट्ठा लगा लें और उसके बाद बीच में जाकर काम करते हैं ताकि कोई भी कोड मिस ना हो। इसका मतलब ये होगा कि जो हमने ऊपर मार्क करके आए हैं यहाँ पर इसका एंड हो गया। स्लैश हर कोड के साथ लगेगा, हर मार्कअप के साथ लगेगा, ठीक है। जितने मार्कअप अभी हम पढ़ेंगे हर किसी के साथ ये स्लैश लगना है, ये एंड के लिए। यानी अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो मैं यूं कहूंगा, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं, मैं इसको रीड कर रहा हूं तो मैं इसको क्या कहूंगा, एंड HTML। ये अभी एक मार्कअप की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 10 मार्कअप्स आपको करवानी है तो 10 का मतलब यही होगा, आगे से नाम चेंज होगा उसका, ठीक है। ये HTML है, उसका नाम वही आ जाएगा जो उसका नाम होगा। चलें आ जाए वापस, इसको मिटाएं। अब आ जाते हैं दूसरा पोर्शन क्या था। सबसे पहले वेबसाइट का, अभी मैंने क्या कहा आपको, वेबसाइट के 3 हिस्से हैं, हेड, बॉडी और फुटर। सबसे पहले वेबसाइट का जो हिस्सा रीड किया जाता है वो हेड होता है। सर्च इंजन के क्राउलर्स जो सबसे पहले रीड करते हैं वो हेड पोर्शन को रीड करते हैं। अभी मैंने एक टर्म यूज किया क्राउलर्स। क्राउलर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सर्च इंजन की ऑटोमेटेड फोर्स है। सर्च इंजन की, हर सर्च इंजन की ऑटोमेटेड फोर्स है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है उनका जो कि चेक कर रहा होता है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स लाइव हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज्ड हैं, और फिर वो उस सॉफ्टवेयर की मदद से उसको इंडेक्स करता है। अब क्राउलर की मजीद तफसीलात क्या है, अब आपको आज सिर्फ टर्म पता लग गई, ठीक है ना। तभी मैंने भी आपको छोटा सा डिफरेंस बताया था PHP और HTML में, किसी तरह भी मैंने आपको एक टर्म बताई क्राउलर क्या होता है। जब हम SEO करेंगे तो फिर हम क्राउलर को और डिटेल से पढ़ेंगे कि क्राउलर काम कैसे कर रहा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्राउलर का काम क्या है। क्राउलर क्या करता है, सबसे पहले कौन सा पोर्शन रीड करेगा, ऐसे नहीं है कि पूरी खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई है बॉडी में तो उसको छोड़े और नीचे तस्वीर को देख लेगा। सबसे पहले कौन सा हिस्सा रीड होगा, हेड का पोर्शन। यानी क्राउलर आता ही हेड में है, पहले हेड में आएगा फिर नीचे आएगा। और डिक्लेरेशन कितनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे हेड से ही पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट स्लो है कि आपकी वेबसाइट फास्ट है, लग जाएगा ना उसे पता। देखेगा कि भाई इसने क्या क्या किया हुआ है, कितने स्क्रिप्टिंग कोड लगाए हैं, क्या टॉप के ऊपर स्क्रिप्टिंग कोड लगा हुआ है, उधर से इसको पता लग जाएगा। और क्राउलर का एक टाइम होता है, ठीक है ना। क्राउलर का एक स्पेसिफिक टाइम है, जैसे यहाँ पर एक सूचना का एक टाइम चार्ट बना दिया जाए और पता लगे कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 10 क्लासें होती हैं और 15 मिनट में जाकर उसने रिपोर्ट करती है कि भाई 10 क्लासों में टीचर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो वो एक क्लास में कितना टाइम गुजारेगा, 10 मिनट तो उसके पास टोटल है, बहुत थोड़ा टाइम होगा ना। ये भी हो सकता है कि उसके जाने के बाद कोई टीचर आए, लेकिन उसने तो रिपोर्ट में ना लिया। तो क्राउलर ऐसे नहीं होता कि बस खुला फिर रहा है तो देख ही जा रहा है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है हर वेबसाइट पे आने का कि भाई उसके बाद कितना टाइम है। वो क्वालिटी ऑफ वेबसाइट के हिसाब से उसका टाइम होता है। वो उस पर आएगा, उसको नोट करेगा, उसकी लिस्ट बनाकर ले जाएगा, फिर दूसरी वेबसाइट पर चलेगा। यानी उसका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। वो मॉनिटर आपकी वेबसाइट लाइव हुई है ना, लाइव वेबसाइट को वो चेक कर रहा है इस वेबसाइट के अंदर क्या है, क्यों आपकी, आप लिखते हो ना कीवर्ड लिखते हो, आप बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर लिखते हो तो पहले से लिखा होता है कितने सारे वर्ड्स पहले से लिखे होते हैं। सजेशंस कैसे आती हैं, वो बेसिकली उसने वेबसाइट से डाटा उठाया होता है और जो वेबसाइट्स स्टैंडर्ड को मीट कर रही होती है उसकी वो इंडेक्स बना लेता है। मतलब
अगर कोई ऐसी टर्म लिखी हो जो कि मोस्टली वेबसाइट से लिखी हो और गूगल रिकमेंड भी ना कर रहा हो, तो क्या वो उसको अपने इंडेक्स में शामिल करेगा? उसको नहीं करेगा। जिसको गूगल रिकमेंड करेगा उसी को वो अपनी इंडेक्सिंग में शामिल, वो बेसिकली इंडेक्स टर्म्स होती हैं सर, ठीक है। ले जी हेड भी हो गया। क्राउलर नहीं भैया, हमारा नहीं है ये काम, ये हमारे से लेना देना इसका कोई नहीं है। मैं कहा हमारे से इसका कोई लेना देना नहीं है, सर्च इंजन के पास है। फिजिकली मैं आपको क्राउलर नहीं दिखा सकता, हाँ फिजिकली मैं आपको क्राउलर की मूवमेंट दिखा सकता हूँ कि भाई ये हमारी वेबसाइट पर पिछले 7 दिनों में आया था, इंफॉर्मेशन लेकर दिया हुआ है। और जिसकी वेबसाइट नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी वेबसाइट में इतने इश्यूज हैं कि उसकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि भाई ये क्रॉलर है। क्रॉलर एक सर्च इंजन का अपना एक सॉफ्टवेयर है, हाँ वो कुछ नहीं छोड़ता, हम टूल्स की मदद से चेक करते हैं। यानी कि मैं सर्च कंसोल में जाकर चेक करूंगा कि मेरी वेबसाइट क्रॉल हुई है कि नहीं हुई है, वो मुझे बताएगा कि भाई कब कब क्रॉल हुई है, ठीक है। तो मैं सर्च इंजन को यही कहूंगा मुझे क्रॉलर दिखाओ, ठीक है। क्रॉलर नहीं दिखाएगा वो मुझे, सिर्फ हमें देखना है क्रॉल हुई है कि नहीं हुई है। हाँ ये भी कहेगा कि आपका पेज क्रॉलेबल नहीं है, रीजन भी बता रहा होगा कि भाई ये इश्यूज है, पहले इनको हल कर लो अपनी वेबसाइट में, फिर क्रॉल होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी की वेबसाइट अगर नजर नहीं आ रही है ना, ऐसी वेबसाइट हो सकती कई क्लाइंट्स होते हैं कहते हैं कि हमारी वेबसाइट इतनी देर की बनी है, वेबसाइट नजर ही नहीं आती है हमारी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेबसाइट क्रॉल नहीं हो रही है, उनमें कोई ना कोई इश्यूज होंगे, उसकी वजह से वो क्रॉल नहीं होती। अदरवाइज तो आपने कुछ साइट टाइम पे अगर नाम रखा हुआ है वो तो फौरन क्रॉल हो जाएगा अगर आपने स्टैंडर्ड फॉलो किए हो, ठीक है। लें जी आगे हैं। क्या हुआ? नहीं, अगर आपका सर्च इंजन गूगल है तो गूगल चेक करेगा, अगर आपका सर्च इंजन याहू है तो याहू का क्रॉलर चलेगा, अगर आपका सर्च इंजन बिंग है तो बिंग का क्रॉलर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसके लिए कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म कौन सा है? एसईओ का प्लेटफॉर्म गूगल है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितने भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे सारे गूगल पे बैठ के सेट करेंगे। यानी हमारा जो मेन प्लेटफॉर्म है वो क्या है, गूगल है। हम दूसरे क्रॉलर की इंफॉर्मेशन देंगे, यानी हमें ये भी खुद बताना है कि भाई हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर दो, और हम ये भी बताएंगे कि इस वेबसाइट के अंदर कितने फोल्डर पड़े हुए हैं, इनको क्रॉल करो, इनको क्रॉल मतलब ऐसी फोल्डर जिनके अंदर आपने ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनका वेबसाइट के ऊपर आने या नीचे जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या आप क्रॉल करवाएंगे, पैसे खर्चवाएंगे? उस तरह का विजिट आया आपकी वेबसाइट पर और वो चीजें देखकर चला जाए जो रेलेवेंट भी नहीं है और गलत रिपोर्ट हो जाए आपकी, यानी वो कहेगा इसमें चीजें ऑप्टिमाइजेबल नहीं है। हमने सिर्फ वो चीजें दिखानी है जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आ रहे हैं, हमने सिर्फ वो चीजें दिखानी है। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी चीजों को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये सारा हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, ये हम करेंगे। अब अगर मैं एक और चीज है उसका नाम अभी नहीं लेता हूँ इसलिए कि लोगों का तो आधा घंटा उस पर लगेगा एसईओ में जाकर, ठीक है, ये कहाँ पर ये सारी चीजें ऐड होती हैं। इसलिए कि अभी मैंने आज ये सिखाना है कि आप लोग HTML फ्रेंडली हो जाए। मैंने HTML पूरी HTML नहीं पढ़ानी है, मैंने HTML के कुछ मोटे मोटे टैग्स आपको करवाने हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आए और अगर आपको बाद में किसी टैग को देखना हो तो हेल्प भी दे। जी सबसे पहले मैंने लगाने लगा हूं टैग टाइटल का। अभी आपको पता तो लग ही गया होगा कि टाइटल का टैग कौन सा होता है, जो ऊपर नजर आ रहा होता है। ये जी मैं लिख रहा हूं टाइटल, नहीं ये नोटपैड है, प्लस प्लस में आएंगे थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं आए, ठीक है जी। पीक सॉल्यूशंस, ये मैंने बीच में एक सेपरेटर यूज किया है, ठीक है, पाइपलाइन यूज किया बीच में मैंने। आपने जब सेपरेट करना होगा तो यहाँ पर आप कॉमा यूज नहीं करेंगे, या तो पाइपलाइन यूज करेंगे या हाइफन यूज करेंगे, ठीक है।
दिस वन सेपरेट करने के लिए अब टाइटल की डिटेल्स भी हमने एसईओ में पढ़नी है जाकर। अभी मैं आपको सिर्फ HTML फाइल बनानी सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम एसईओ नहीं कर रहे, 100% ये कंफर्म करने, वी आर नॉट डूइंग एसईओ। अभी तक एसईओ शुरू नहीं किया मैंने, अभी मैंने सिर्फ HTML शुरू किया है कि हर कोई HTML फ्रेंडली हो जाए, कि जब मैं एसईओ करने के लिए किसी वेबसाइट का कोड खोलूं तो उस कोड को समझ सकता हूं कि इस कोड में क्या है और इसको कैसे तब्दील करना है। ले टाइटल लिख दिया, एंड टाइटल लिखे, लिखना चाहिए। हाँ जी, समझ आइए बात की। इसका मतलब क्या हुआ कि HTML पढ़ाते हुए मैंने आपको स्ट्रक्चर के सारे टैग्स बताए। स्ट्रक्चर के टैग्स कौन से थे? HTML, हेड, बॉडी और फुटर अभी नहीं लगाया हमने, ठीक है ना। बॉडी को लगाया मैंने, ना फुटर लगाया है। और अगर फुटर नहीं लगाते और बॉडी जहां एंड होती है उसके नीचे क्या होता है? फुटर होता है। जहां पर बॉडी एंड हो रही है उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? फुटर कहलाएगा। एक काम करते हैं, बॉडी भी लगा लेते हैं। लैब करते हुए किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहना कि मैंने HTML नहीं सीखी हुई। मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी को HTML नहीं आती है और वही पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ये नहीं किसी ने कहना कि मैंने HTML नहीं की इसलिए मैं नहीं कर पाया। जो कुछ समझना होगा अभी करना, और ये एक फाइल आप लोगों ने खुद से बनानी है, ठीक है। हाँ जी, बॉडी लिख दी है। बॉडी के अंदर बहुत सारे टैग हमने पढ़ने हैं। अभी मैं कोई टैग नहीं पढ़ा रहा बॉडी में, और सिंपल टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट फाइल में मैं कुछ बता नहीं रहा। हाँ जी, ऊपर दे दिया। वो कहाँ दे दिया है? जियो की वेबसाइट खोलते हैं ना तो ऊपर जियो आ जाता है, लिखा हुआ आ जाता है ना। कोई भी वेबसाइट खोले उस कोड का टाइटल लिखा है। आपके क्वेश्चन क्या है? आवाज में आपको क्या आवाज आ रही है ना, इधर ले आओ ना, कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूं आगे ले आओ, ठीक है। चेयर पास कर दो सर, चेयर करीब कर दो। जिनको लगता है ना उन्होंने मुझसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस करनी है वो करीब रेंज में आए, ठीक है, ताकि फैन से ज्यादा उनकी आवाज आए, ठीक है जी। हो गया, हो गया। बॉडी, बॉडी में मैं कह रहा हूं अभी मैं कोई टैग नहीं लगा रहा, टैग के बगैर टेक्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है। देखते क्या लिखा जाता है। मैंने वैसे ही कैपिटल लेटर्स ऑन कर दिए कि जरा बड़ा लिखा हुआ नजर आए जी। बॉडी भी लग गई, HTML का एंड भी हुआ है, और मैंने कहा फुटर की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं फुटर ऐड नहीं कर रहा। स्ट्रक्चर में बता दिया ऐड बॉडी और फुटर। बॉडी के नीचे जो कुछ भी लिखोगे जहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है वो फुटर कंसीडर होगा, ठीक है। फाइल तो बन गई, अब इसको सेव करना है। अब हमने इस फाइल को सेव करना है। अब जरा समझ लीजिए कि नोटपैड कैसा प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है नोटपैड जी। शाबाश। नोटपैड हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है टाइपिंग करने के लिए। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो फाइलें बनती हैं वो कैसी होती हैं? टेक्स्ट फाइल होती हैं, उनका अपना कोई फॉर्मेट नहीं होता। हमें भी किसी ऐसे एडिटर की जरूरत थी जिसका अपना कोई फॉर्मेट ना हो, इसीलिए हम इसको यूज करें। लेकिन अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर अपनी फाइल को सेव करूंगा तो इसका क्या मतलब हुआ? फाइल कौन सी बनेगी? टेक्स्ट फाइल बनेगी। हमें तो टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी है, हमें तो HTML फाइल बनानी है, ठीक है। तो अब हमने HTML फाइल कैसे बनानी है? हाँ जी, सेव में चले जाते हैं। हाँ जी, सेव में आ गए हैं। अब यहाँ से आपको मैं बताता हूँ आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपने, अगर आप अपनी कोई वेब पेज बना रहे हैं, कोई छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं HTML का, तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि आपकी ड्राइव के अंदर ये एक फोल्डर है जिसपे आपने काम करना है, यानी उसके सारे रिसोर्सेज उधर ही रखते हैं। शायद के तौर पर जैसे मैं माउस अगर गाड़ी में रखकर आ जाता तो फिर मुझे गाड़ी से जाकर निकालना पड़ता, ठीक है ना। इसी तरह आपकी HTML फाइल के अंदर आपकी साउंड भी हो सकती है, आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, आपके इमेजेस भी हो सकते हैं, आपका CSS का कोड भी हो, कितना कुछ है। अब आपने क्या करना है, आपने एक मेन फोल्डर बना लेना है, चाहे तो HTML के नाम का बना लें
चाहे अपने प्रोजेक्ट के नाम से बना दें, किसी भी नाम से एक फोल्डर बना दें और उस वेब पेज से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा आपने ये नहीं करना कि कुछ XYZ में पड़ा हुआ है, कुछ ABC में पड़ा हुआ है, एक ही फोल्डर होगा, उसी के अंदर सब कुछ रखना है। समझ आती है बात? सो अब हम क्या करने लगे हैं, मैं ई ड्राइव में ना एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं peak-html। रखा गया नाम? यानी मैंने ये नाम रख लिया है कि भाई मैं आपको पढ़ाते हुए जो फाइलें बनाऊंगा वो यहाँ रखूंगा। ये मैंने कहाँ बनाया है? ई में बनाया है। तो आप भी जब फाइल बनाए तो आपको भी पता होना चाहिए, ये ना हो कि आप बनाकर कहेंगे मैंने कहाँ बनाया है। ठीक है, आप ये खुद से लोकेशन को सिलेक्ट करें कि भाई इस लोकेशन में मैं इन चीजों को सेव कर रहा हूँ। जी, अब इसके नीचे अगर आकर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? नजर आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? मेरा ख्याल बहुत छोटा है, क्योंकि ये वाली अहम ऑप्शन है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इस पे मैग्नीफायर ऑन करता हूँ। जी, ये वाली ऑप्शन, हाँ जी, दिख रही है आपको? फाइल नेम, और जैसे मैंने आपको बताया था कि नोटपैड में जो भी फाइल बनती है वो क्या होती है? टेक्स्ट फाइल होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख के एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? ये टेक्स्ट फाइल बनेगी, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये एज ए टेक्स्ट ही मुझे सब कुछ नजर आ जाएगा। हमने क्या किया? हमने तो मार्कअप किया इसको, तो हम ये जान रहे हैं कि भाई जिस मार्क का जो मतलब है वो वाला काम करके दिखाया हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फाइल कौन सी बनानी है? HTML फाइल बनानी है। उसके दो तरीके हैं, जरा समझ लें। एक तरीका, पहला तरीका देखें। पहला तरीका क्या है कि यहीं पर ही मैंने लगा दिए डबल कोट्स और लिख दिया, हाँ जी, एक तरीका तो ये होगा। इसमें क्या किया मैंने? डबल कोट्स लगाए हैं और डबल कोट्स में लिख के HTML, ऐसे ही है। इसके लिए मुझे नीचे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। फाइल का नाम रखा है .html, फाइल का नाम जो मर्जी रख लें, एक्सटेंशन उसकी HTML या HTML रखें। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि डबल कोटेशन में लिखते हैं ये, तो आपको नीचे से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, ये डॉट इसलिए लगाया है कि हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनाते हैं वो कैसे डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उसके साथ लिखा होता है docx, ऐसे ही है ना। एक्सेल में जो फाइल बनाती है उसके साथ लिखा होता है XLSS। यानी हर फाइल को रिकॉग्नाइज करने के, ये विंडोज की बात बता रहा हूँ आपको, हर फाइल को रिकॉग्नाइज करने के दो मेथड हैं, या उसके एक्सटेंशन से या उसके आइकन से। ऐसे ही अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा तो आइकन नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा होता है? आइकन नहीं आएगा ना। फिर हम उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? उसकी एक्सटेंशन की मदद से। इसी तरह जब HTML की फाइल जब आपने बनानी है तो उसकी एक्सटेंशन .html हमने रखनी है। एक तरीका मैंने आपको बताया ये वाला। ओके, इसको जरा ओके करें। अब ये नहीं आप कहेंगे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला काम तो नहीं कर सकता, यहाँ एक्सटेंशन चेंज करके क्या हासिल होगा? वर्ड में जाके काम करना है ना, टेबल्स बनाने हैं, मेल मर्ज करना है, क्या कुछ कमांड है उसकी एक्सटेंशन से करना होगा। हम इसमें तो इसीलिए आए हैं ना कि यहाँ पर कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पर हमने सिर्फ मार्कअप के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और तो कुछ नहीं करना। ना हो सकता है यहाँ पर, ना हो सकता है, ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिंपल टाइपिंग करनी है हमने। ठीक है, चलिए एक फाइल बन गई है, एक और बनाते हैं। फाइल सेव एज। अब मैं दूसरी फाइल बनाने लगा हूँ। अब मैं दूसरे तरीके से बनाने लगा हूँ। दूसरा तरीका क्या है? नीचे लिखा हुआ है सेव एज टाइप। हाँ जी, नीचे सेव एज टाइप लिखा हुआ है। आपने इस सेव एज टाइप को चेंज कर देना है और यहां से क्या कर देना है? ऑल फाइल्स कर देना। अब तो वहां से txt चला गया। मैंने दो मेथड बता दिए। अगर आप चाहते हैं कि अपना टाइम सेव करना है, सेव एज टाइप में ना जाना पड़े, तो डबल कोटेशन में फाइल का नाम लिख लो
ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप डबल कोटेशन नहीं लगाना चाहते तो आप सेव एज टाइप में से जाकर ऑल फाइल्स कर दें। इसका नाम सेकंड रख लेते हैं, चलिए सेकंड डैश मेथड। फाइल के नामों में आपने स्पेस बार यूज नहीं करना, यानी आपने जब भी फाइल नेमिंग कर रहे होंगे तो आपने बीच में हाइफन लगाना है। बेशक नाम पूरे कीवर्ड पे रख लें, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो बेस्ट डैश कंप्यूटर हाइफन, एक एक स्पेस की जगह पर आपने हाइफन यूज करना है। डॉट, अब देखिए अब मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए, इस बार नहीं लगाए ना, इस बार हमने टाइप चेंज कर दिया। उस वक्त क्योंकि टाइप कोई और थी तो हमने डबल कोट्स लगा के उस टाइप को ओवरराइट कर दिया। पहले जो टाइप नजर आ रही थी डबल कोटेशन ने उस टाइप को ओवरराइट कर दिया। हो गया, इसको भी सेव कर लें। चलिए जब आए जरा उधर फोल्डर में, कहाँ रखा है हमने ये सब कुछ? ई ड्राइव में रखा है हमने, ठीक है। हाँ जी, पीक बनाया था। मेरा ख्याल है मैग्नीफायर ऑफ कर देते हैं, कुछ आसानी हो जाए हमारे लिए। हाँ जी, कहीं नजर आया पीक फोल्डर? अच्छा, जी दोनों फाइलें नजर आ गई आपको? दोनों मुख्तलिफ मेथड से बनाई हुई फाइलें हैं, एक डबल कोटेशन के साथ और एक टाइप को चेंज करके बनाई है। दोनों एक ही तरह की फाइलें बनी हुई हैं, दो मुख्तलिफ, एक में डबल कोटेशन लगाए थे जिसमें आपको टाइप को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए इन्हें चलाकर देखते हैं कि इनकी आउटपुट क्या है। पहले फर्स्ट को चला लेते हैं। ये देखें ऊपर नजर आ रहा है पीक सॉल्यूशन लिखा हुआ, जहाँ टाइटल बार में मैंने माउस रखा है। टाइटल बार कौन सी जगह होती है? ये वाली स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल पेजेस खुले हुए हैं इसलिए आपको छोटी नजर आ रही है। चलो जी, नहीं आपका क्रोम होगा नहीं, अगर होगा तो डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं होगा, ठीक है। डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना पड़ता है ना, किसी भी फाइल को खोलते हो तो दो आपके पास ब्राउजर है तो वो किसको समझेगा? स्टैंडर्ड किसी एक को ही समझेगा ना। दो ब्राउजर होंगे तो उसे कैसे पता लगेगा आपका स्टैंडर्ड ब्राउजर कौन सा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को ब्राउज बताना पड़ेगा कि भाई ये डिफॉल्ट ब्राउजर है कि जब भी कुछ खोलो इस ब्राउजर में खोलो। जब मैंने दूसरे में खोलना होगा तो मैं ओपन विद की मदद से जाऊंगा। अभी आप अपनी आसानी के लिए राइट क्लिक करके ओपन विद में जाएं तो वहाँ गूगल क्रोम होगा, उस पर खुल जाएगा फुल तो जी, ठीक है। उसके बाद नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या होगा? बॉडी में कुछ टाइप करें एज इट इज विदाउट एनी टैग तो टाइप नहीं हो सकता। मैंने टैग यूज नहीं किया बॉडी के अंदर, सिर्फ बॉडी का ही टैग यूज किया है, लेकिन हमारे पास कंट्रोल नहीं है इसका। सिंपल सा टेक्स्ट टाइप हो गया, जैसे नोटपैड पे लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट। अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा एडिशन करेंगे और उसके बाद मैं आपको टाइम होगा बातें करने के लिए आप बैठ के बातें करेंगे। ये काम आपने करना है आधे घंटा, सिर्फ आधा घंटा होगा, उसके फौरन बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। अभी है थोड़ा सा टाइम। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने ऐड करनी है और वो क्या है, ताकि आपके पास कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें आ जाएं। बॉडी के अंदर हम कुछ ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं? ये आप लोगों ने नोट करना है मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। हाँ जी, ये मैंने मुख्तसर सी एक बात की है। हाँ, HN लिखा है और /HN लिखा है, ऐसे ही है ना।
और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया कि टोटल 6 हेडिंग स्टाइल। समझ में आ गई बात क्या है? मतलब H1, H2, H3, H4 अप टू H6 टोटल हमारे पास ये 6 हेडिंग स्टाइल है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना आता है। वो इन स्टाइल से भी वाकिफ होंगे। वहाँ पर भी हेडिंग 1 होता है, हेडिंग 2 होता है, हेडिंग 1 बड़ा होता है। इसी तरह सीक्वेंस में जाते जाएंगे तो हेडिंग स्टाइल छोटे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है? नहीं, मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, मैं से कुछ नहीं कहता। ठीक है? और बल्कि इसको देखेंगे इसे लिखने की वजह से कोई एरर आता है कि ऐसे नजर आ जाता है, ये भी देखेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? H1 बस मैंने 2 लगाने हैं, बाकी आप लोगों ने लगाने हैं। अगर किसी को कॉपी पेस्ट करना नहीं आता ना तो बड़ा सुलभ होगा। ठीक है? नोटपैड में मुझे पूछे ना आपने कॉपी कैसे किया, मतलब ये अगर किसी को ना आए तो आप लोगों का अपने ऊपर जुल्म होगा। मतलब आपको एडिटिंग करनी आनी चाहिए खुद से। आप लोग बहुत एक्सपर्ट लेवल का कोर्स कर रहे हैं, हाई लेवल का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है? तो ये कॉपी पेस्ट कैसे होता है, कंट्रोल सी सेलेक्ट करके करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए। मतलब बेसिक चीजें तो सबको, कंप्यूटर यूज तो हल्का फुल्का सबको आना है। ये ना हो कि मैं कहूँ मुझे दिखाओ तो किसी से कॉपी पेस्ट ही ना हो रहा हो। ये मैंने इसलिए कहा कि जब आप कार्य होंगे तो मैं देखूंगा तो मेरी कॉपी पेस्ट पे किसी ने नहीं फंसना और किसी चीज पे बेशक फंसे। हाँ जी, अब मैं करने लगा हूँ, H2 करने लगा हूँ। उससे पहले मुझे कॉपी याद आ गया, मैंने कहा पहले आपसे बात कर लूँ कॉपी। चलिए, एक हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। पहले इसे समझने लगा, किसी को समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया था कि कितनी हेडिंग स्टाइल्स है? टोटल 6 हैं। ये हेडिंग स्टाइल्स बैकबोन है एसईओ के। ये वाले जो 6 हेडिंग स्टाइल है ना, ये बैकबोन है ऑन साइट एसईओ के। अभी मैं कह रहा था ना ऑन साइट एसईओ, यानी अगर आपने इन हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो है वो मिस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है? सर यहाँ से की पड़ी थी एक आपने, ये एक की पड़ी थी बाइक की इसकी। अच्छा, अभी मैंने मुझे अपनी की रखी थी यहाँ। तेरी बाइक नहीं मिली। जी ठीक हो गया? सबको ये समझ में आ गया क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? हेडिंग स्टाइल 1 क्या होगा? टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा बड़ा। जब मैंने 2 लगा पे जाएंगे तो वहां थोड़ा सा ये वाला टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। ऐसे है ना? अब आपने तो जब लैब करोगे तो आपने यही वाला काम करना है और 6 हेडिंग स्टाइल यूज करने हैं और एक से ज्यादा फाइलें बनानी है, कम से कम 2 से 3 फाइलें बनानी। ठीक है? मैंने तो एक फाइल में सब कुछ करा दिया ना। आपने 2-3 अलग-अलग फाइलें बनाकर सेव करनी है। मतलब 2 हेडिंग स्टाइल एक में लगा लें, 2 हेडिंग स्टाइल दूसरी फाइल में लगाएं, एक फाइल में सारे हेडिंग स्टाइल लगाएं ताकि जब आपको लिखा हुआ नजर आए तो आपको डिफरेंशिएट हो जाए कि ये हेडिंग स्टाइल है क्या। नहीं, जब इस फाइल को सेव कर लें उसी में जो आपने टेक्स्ट लिखना है। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर हमारी जो वेबसाइट है उसका मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो मैं हेडिंग 1 में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखूंगा। ठीक है? इसी तरह कहीं पर जाके मैंने सब हेडिंग बनानी होगी तो आगे मेरी जो सब हेडिंग होगी मैं वो वाली हेडिंग लिखूंगा। फिर तीसरे नंबर पर मेरी जो सब हेडिंग होगी मैं वो वाली हेडिंग लिखूंगा। मैंने ये बताया कि एसईओ के हवाले से ये जो हेडिंग स्टाइल है इनका बहुत अहम रोल होता है ऑप्टिमाइजेशन करने में, क्विक ऑप्टिमाइजेशन करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। सेव कर लें इसको। तो सब हेडिंग छोटी नहीं होनी चाहिए? क्या हाल है? ठीक है ना? एक मेन हेडिंग है, बुक्स नहीं पढ़ते हैं आप, बुक्स में सब हेडिंग बड़ी होती है छोटी होती है। उन्हें तो नहीं छेड़े ना हेडिंग से, उन्हें तो हेडिंग ही लगी होगी बेटा। वो हेडिंग कहाँ लगी होगी? आपके पैराग्राफ्स में लगी होगी ना। आप टेक्सचुअल जो फॉर्म में उसको डाटा पढ़वा रहे हैं उसके ऊपर एक मेन हेडिंग है, उसके बाद उसके आगे से सब हेडिंग है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि एसईओ के लिए फैक्टर है कि आपकी सारी हेडिंग स्टाइल होनी चाहिए। वो यही देखते हैं ना कि आपने सीक्वेंस भी यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ।
अगर सारी ही हेडिंग बड़ी होंगी तो उसे कैसे पता लगेगा इनमें से मेन कौन सी है और सब कौन सी है? ये तो सब हेडिंग्स के इसमें एक डेफिनेशन की हुई है ना हेडिंग्स की, तो भाई ये वाला मेन पार्ट है, ये आगे तो उसका सब पार्ट शुरू हो रहा है, इसीलिए किया हुआ है। अभी तक नहीं, आगे नहीं जाना, ठीक है, आगे जाएंगे तो ये भी नहीं होगा जितना भी हम कह रहे हैं। वेबसाइट में इसमें बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन अभी पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना। स्ट्रक्चर बनाने के जैसे कि डेवलपर ने करके देना, लेकिन मैं जिस बंदे की एसईओ करता हूँ, ठीक है, मैं उसकी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन भी करता हूँ कि उसने कहाँ पर चीज़ें गलत इस्तेमाल की हुई है, उनकी करेक्शन भी मेरा काम होता है कि भाई इसने है टैग्स गलत लगाए हुए हैं, हटाओ, कहाँ बड़ा किया हुआ है, कहाँ छोटा किया हुआ है, कहाँ CSS कोड लगना चाहिए, कहाँ जावास्क्रिप्ट कोड लगना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, इस फाइल को हमने सेव कर लिया, फाइनली इसको चलाकर देखते हैं। सेकंड में मेरा ख्याल है मैंने चेंज किया सब कुछ। आगे पता लग गया क्या फर्क है? अगर पता लग गया आप लोगों को डिफरेंस क्या है पहली हेडिंग में और दूसरी हेडिंग में? भी छठी में नहीं गया, जब छठी लगाकर देखेंगे तो उसका साइज काफी छोटा होगा, इनसे काफी छोटा होगा।